हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम पढ़ेंगे इकोनॉमी का कुछ करंट प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक्स, ठीक है सर। तो बात ये है सर कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे 2016 का, तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चल रही है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चल रही है सर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे बैंक्स है, इनका जो NPA है, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये डबल डिजिट में चला गया है। और इतना कहीं पे NPA होता वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो बैंक की हालत ग्रीस की तरह हो जाती, बैंकरप्सी हो जाती और वो देश की लुटिया डूब जाती। तो सर बात ये है कि जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है सर कि आपको पता है ना कि वर्ल्ड में हमारा स्लो डाउन चल रहा है। और वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है तो बेसिकली जो हमारे स्टील और प्लस जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाली बात, जो कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत पैसा लिया जब हमारा बूम पीरियड था इंडिया में 2003 के अराउंड, ठीक है। तो इन्होंने पैसा लिया, बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में इन्होंने फ्लो कर दिया। जब इन्होंने बहुत सारा पैसा हमारे इकोनॉमी में फ्लो कर दिया और फॉरकास्ट किया कि नहीं इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन जब वर्ल्ड में स्लो डाउन आ गया तो ये प्रोडक्शन भी करेंगे तो उसको बिकेगा नहीं। अच्छा, जब स्टील और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए घर से तो पैसा लेके आओगे नहीं, तो कहाँ से आप लोन लोगे? बैंक से ही तो लोन लेना पड़ेगा। तो जो आपकी स्टील और इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो जो भी आपने लोन लिया वो बैंक को आप कैसे लौटाओगे, है ना? आप बैंक को आप कैसे लौटाएंगे? तो इससे क्या हुआ कि बैंक के पास ह्यूज NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, ठीक है सर। अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैंक लोन नहीं दे रही है, ठीक है। और जब भी रेपो रेट को हमारा कम किया जाता है, रेपो रेट मतलब हम आप कम करते हो, इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाना चाह रहे हो, है ना? यही तो मतलब होता है रेपो रेट का, मनी फ्लो बढ़ाना चाह रहे हो। मतलब कि जब रेपो रेट आपने कम किया तो बैंक को एक इंडिकेशन गया कि सर आप भी अपने रेट को कम करो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाएं बैंक से और इकोनॉमी में फ्लो कराएं। तो सपोज कि जो आपकी 6% आपकी हमारी रेपो रेट है और बैंक लोन दे रहा है 9% पे, और हमने 6% से 5% रेपो रेट कर दिया, तो बैंक ने 9 से केवल 8.25 किया, 8.75% पे लेंडिंग कर रहा है। क्यों 8.75% पे लेंडिंग कर रहा है? क्योंकि यहाँ इसके पास ह्यूज NPA है। ये पहली बात तो डर रहा है कि प्रोजेक्ट वाइबल होगा कि नहीं होगा, और जो NPA में लॉस हुआ है वो भी क्या करना चाह रहा है, भरपाई करना चाह रहा है कि अब तो इसको 3.75% का मार्जिन मिल गया, तो ये मार्जिन से NPA को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है बैंक, ठीक है। ये प्रॉब्लम हुई है। तो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी इकोनॉमी है इंडिया की, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है, जैसे मनरेगा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलप इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ताकि इकोनॉमी हमारी ग्रो करती रहे। हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी डोमेस्टिकली ग्रोन इकोनॉमी है। डोमेस्टिक जो हमारा ट्रेड होता है, इसकी वजह से ही हमारा क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ी हुई है, और डोमेस्टिक जो डिमांड है इसी पे हमारी इकोनॉमी बढ़ी हुई है, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी डूब जाती, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट डे बाय डे डिक्लाइन कर रहा है। तो सर यही बात है कि ये जो NPA है, इसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है ना। जब इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो इकोनॉमी में वो फ्लो नहीं कराएंगे। अब इकोनॉमी में जब फ्लो नहीं होता, इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं करेगी जिस पेस पे ग्रो करनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि जो NPA है ना, इसको हटाकर, सारे बैंक का NPA हटाकर एक बैंक बना दिया जाए, जिसका नाम क्या होगा हमारा बैड बैंक। मतलब वो सेपरेट एंटिटी होगी, है ना, वो सेपरेट एंटिटी होगी, एक अलग से एंटिटी होगी। जितनी भी NPA है वो एक जगह पे आ गई, और जितने भी हमारे SBI और हमारा ICICI, HDFC, जितने भी हमारे बैंक्स हैं, इनके पास जो NPA, इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जो ये हमारा रेपो रेट हमारा कम करूंगा, तो ये 5%, हमने 6 से 5% किया, तो बैंक भी क्या करेगा,
9 से 8% पे लेके आ जाएगा, ताकि लोग अब लेंडिंग, अब इंटरेस्ट रेट 8% मिल रहा है, 8% पे आपको ब्याज पे आपको लोन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे सर, आप ज्यादा लोन लोगे, तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाएगा, तो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। तो सर ये कह रहे हैं ना कि यही अब कॉन्सेप्ट अपनाते हैं बैड बैंक का, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज ने भी अपनाया हुआ है। जब हमारा 2007 में क्राइसिस आई थी तो आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस ने इस चीज को अपनाया था। तो राजन भाई का क्या व्यू है ये देखते हैं। राजन भाई ये कह रहे हैं कि यार जो हमारे जो आप कह रहे हो ना कि एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट तो हमारे टेक ऑफ ही नहीं हो पाए। ठीक है, टेक ऑफ क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आपको पता है कि लैंड एक्विजिशन की इतनी बुरी हालत है इंडिया में, उसके बाद इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट नॉन वाइबल नहीं है, ये प्रोजेक्ट वाइबल है, इनको और पैसा देंगे तो ये प्रोजेक्ट आपके टेक ऑफ करेंगे और काफी अच्छे से आपको रिटर्न भी देंगे, तो इनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, न कि इसको एनपीए में डाला जाए। राजन भाई का हमारा व्यू है। अब देखिए, एक हमारी एजेंसी बन रही है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। बात ये है ना सर कि आपके ऊपर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी तो आप तीनों को अच्छे से नहीं निभा पाओगे। वही हालत आरबीआई के साथ हो रही है। तो ये एक सेल ये बनाना चाह रहे हैं कि जो भी डेट, जो भी उधार गवर्नमेंट लेती है, इसका एक ब्यौरा एक सेल रखे, वो आरबीआई पे उसका बोझा ना आए। ठीक है, मतलब उधार का जो हमारा खाता खतौनी रखना पड़ेगा वो ये हमारा पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल रखेगी। तो सर ये बताओ कि जो मार्केट बोरोइंग होती है, मतलब पब्लिक से जो पैसा निकाला जाता है, ये कौन मैनेज करता है? ये आरबीआई मैनेज करता है। और जो एक्सटर्नल बोरोइंग होती है ये गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है सर, उसके बाद देखिए आरबीआई के पास बोझा ज्यादा हो गया तो उसने बोला एक सेल बना दीजिए। और यही नहीं, आरबीआई के पास क्यों, काम भी तो बहुत ज्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी लानी है, अब गवर्नमेंट की जो बॉन्ड है इसको खरीदना बेचना है, उसके बाद इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, तो इतने सारे काम होते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो पीडीएमए है, ठीक है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट हमारा जो सेल है, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का देखेगा, लेकिन आरबीआई जो थी ये हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का देखती थी। ठीक है, अब हमारा अगला हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट इनसाइट। बात ये है ना भाई कि हमारे यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफी कम है। ठीक है, जितने लोग टैक्स हमारा फाइल करते हैं उसमें से 50% लोगों को एग्जम्पशन मिल जाता है और लोग फाइल ही नहीं करते। मतलब हमारा जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे इंडिया में काफी कम है, और जो कम है उसमें भी आधे लोग पे नहीं करते हैं। तो यही हमारा प्रोजेक्ट इनसाइट है कि आप ये देखिए कि कहाँ से हमारा टैक्स का इन्वेजन हो रहा है, कौन कौन इसको इवेडर्स हैं, इसका कैसे आप देखोगे, टेक्नोलॉजी का यूज करके, और किसको आप मॉनिटर करोगे, जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, नॉन फिलर्स, और जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, इनको आप मॉनिटर कीजिए। ये हमारा प्रोजेक्ट इनसाइट है। अब सर देखिए एक बहुत सही बात आई है, नेशनल SC/ST हब एंड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। तो सर जो इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, नेशनल SC/ST हब एंड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम को अलग अलग करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं नेशनल SC/ST हब। इसमें क्या है सर कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप चला रहा है, तो ये एक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि SC/ST के लोग हैं उनको प्रोफेशनली सपोर्ट करें, उनके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। ये किस किस चीज के लिए है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के लिए है। ठीक है, और तब दूसरी चीज भाई बताइए कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की हमारी क्या स्कीम है? सर आप नाम से देखो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, और किसके लिए है? हैंडलूम के लिए है और स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के लिए है। क्या करना है सर कि जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस है यहाँ पे मिनिमम लॉस हो, क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करके दें, और क्या जीरो इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट पे जीरो इफेक्ट हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का आप यूज करें और उससे क्या करें, आप प्रोडक्शन करें। ठीक है, ये स्कीम हमारा कॉर्नर स्टोर है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, और इसमें बेसिकली जो जीरो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज करना है। सर अब बात अगली करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म आया हुआ है। तो नीति आयोग ने क्या किया है, पहली बार इसको लॉन्च किया है
कि एग्रीकल्चर की मार्केटिंग को देखना है और फार्मर जो फ्रेंडली रिफॉर्म है इसको देखना है हमें। इसका जो इंडिकेटर है वो क्या क्या एसेस करेगी बेसिकली, इसमें कम्पिटिटिवनेस, इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी को एसेस किया जाएगा। उसके बाद रैंकिंग भी दी जाएगी हमारी, इंक्लूडिंग एपीएमसी क्या क्या रैंकिंग है, ई नैम आ रहा है, ठीक है, सारे हमारे जो मार्केट्स हैं ई नैम में, इसको नेशनल मार्केट को मतलब एक मार्केट बनाना है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ना है, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा हमारे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, लेवल ऑफ टैक्स जो मंडी में लग रहा है, ठीक है। और सारे जो पैरामीटर हैं हमारा टीनेट फार्मर, इनको देखा जाएगा। तो इसमें जो हमारा मार्केटिंग और फार्मर फ्रेंडली जो हमारा रिफॉर्म है, इंडेक्स है, बेसिकली हमारा इंडेक्स है, इसको हम नापेंगे कि हमारे पीएमसी क्या हमारा रैंकिंग होनी चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए, ओके। तो इसमें महाराष्ट्र पहला रैंक पाया हुआ है और गुजरात को सेकेंड रैंक मिला है। अब देखिए जो हमारा रिफॉर्म प्रपोज्ड है ना एग्रीकल्चर में, ये कौन कौन से रिफॉर्म है। तो देखिए पहली बात तो एग्रीकल्चर में मार्केट को रिफॉर्म करना है। मार्केट को रिफॉर्म करने का मतलब कि आप एपीएमसी को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एपीएमसी क्या है सर, कि मार्केट जो है हमारा, जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा ये जाके कहीं मंडी में बिकेगा, ठीक है। तो और ये जो हमारा जो प्रोड्यूस है, लैंड हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो मंडी भी किसके अंदर आती है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आती है। तो जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बैठी हुई है, इन्होंने ब्रोकर्स को लाइसेंस दे रखा है, ठीक है, कि जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी हमारा फार्मर होगा, अब आप क्या कीजिए कि जो भी इसका प्रोड्यूस होगा आप खरीद लीजिए थोड़े से चार्ज लेकर, और ये फार्मर कहीं भी अपनी चीजों को नहीं बेच सकता है ना। तो इससे क्या होगा कि फार्मर तो बाउंड हो गया टू सेल टू दिस ब्रोकर। इससे क्या होगा कि फार्मर चाहेगा कि हम मार्केट में अलग बेचें, अलग प्राइस मिल रही हो तो वहां नहीं बेच सकता है। वही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ओके, जिसमें मिडिल मैन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारी नहीं हो पाएगी। तो हमारा इसी की बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमें आगे बढ़ाना है। इसमें ट्रिपल पी प्रोजेक्ट जो है, देखिए ट्रिपल पी प्रोजेक्ट पर इस समय इंडिया एकदम स्विच कर गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एकदम स्विच कर गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम ट्रिपल पी से आपको समझ आ जाएगा, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है सर। तो इसको हमें, ताकि किसानों की हालत सुधरे यहाँ पर, है ना, उनको भी रोजगार मिले, वो भी अब जो जरूरत है मार्केट के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, रिलायंस फ्रेश होगा, स्पेंसर्स होगा, जो लोग सब्जियां बेचते थे ये लोग बताएंगे ये सब्जियां बनाओ, या कोई जूस निकालने वाली हमारी कंपनी है वो जाएगी हिमाचल में या उत्तराखंड में, एक बहुत बड़ा पैच ले लेगी और क्या करेगी, वहां पे जो प्री रिक्वायरमेंट है उस फसल को बोने के लिए, उसके लिए भी पैसा देगी, कटाई में जो पैसा लगेगा वो भी देगी। तो इससे काफी किसानों को सहूलियत हो जाएगी, काफी अच्छा रिटर्न में मिलेगा और बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी हमारे किसानों की। इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ज्यादा जोर दे रहे हैं सर, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको अभी पीछे मैंने पढ़ा है टीनेट रिफॉर्म। टीनेट रिफॉर्म में सर क्या हो रहा है कि जो हमारे टीनेट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे आप अधिया पे मतलब आधे पे जो लोग बोते हैं ना, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे लैंड है वो लैंडलॉर्ड के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, और जो हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ये काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो लैंडलॉर्ड है। मतलब कि आप सिंपल वर्डों में 20% लोगों के पास 80% ज़मीन है एंड वाइस वर्सा, 80% लोगों के पास 20% ज़मीन है। इसलिए हमारे स्मॉल और मार्जिनल लैंडलेस फार्मर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो जो हमारे स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस है ये क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े किसान हैं उनसे ज़मीन लेते हैं और आधे पे, आधा बोने पे, मतलब कि जमीन का रेंट आधा हो जाता है, आधा उनको दे दिया जाएगा, आधा सब कुछ लगाकर ये लैंडलेस किसान लेके जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो टेनेंसी हमारा है, टेनेंसी में क्या है कि बात यह है कि इंडिया में एक हमारा रूल है कि केवल पर्सनल कल्टीवेशन आप कर सकते हैं, है ना। पर्सनल कल्टीवेशन करने का मतलब ये है कि जितनी जमीन आप खुद कल्टीवेट कर सकते हैं उतना ही रख पाएंगे, उसके बाद होगा तो लैप्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां पर उनके रेंटर होते हैं जमीन के, वो फ्रिक्वेंटली ये लोग चेंज करते हैं। जो हमारा पर्सनल कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से चेंज करते हैं ताकि हमारी जमीन लैप्स ना हो जाए। इससे जो टीनेट्स की जो सिक्योरिटी होती है, जो टेन्योर होता है कि 3 साल के लिए लैंड है, 5 साल के लिए लैंड होना चाहिए, ये उनके पास नहीं रहती है। इसकी वजह से जो हमारा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं ये लोग हमेशा बीपीएल के नीचे रहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट
केसेस में यही देखा गया है। और यदि ये बीपीएल से ऊपर भी आते हैं ना, तो कोई बीमारी हो गई इनके घर में या शादी पड़ गई तो तुरंत बीपीएल की कैटेगरी में ये गिर जाते हैं। तो यही टेंडेंसी रिफॉर्म है कि भाई कम से कम सिक्योरिटी दी जाए, टेन्योर दिया जाए कि इतने साल के लिए लैंड आपके पास रहेगा। ये पर्सनल कल्टीवेशन वाला कॉन्सेप्ट को हटा लिया जाए सर। ओके, उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जाए, मतलब एग्रीकल्चर भी कीजिए उसी लैंड में, उसमें फॉरेस्ट भी लगाइए, ताकि कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन भी होगा, क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस भी कर पाएंगे। और अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ग्रोन ट्री ऑन द प्राइवेट लैंड, आप पेड़ को प्राइवेट लैंड में उगाइए और उसको काट कर बेच सकते हैं, जिससे किसानों को फायदा भी हो, क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।